हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बीपीएससी, केवीएस, DSSB, सुपरटेट इन सारे एग्जाम्स के लिए आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला सेशन हम लोग करेंगे। इसमें आप लोगों का अप्रैल का फर्स्ट वीक तो हम लोग कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जनवरी, फरवरी और मार्च जो है फ्रेंड्स, इनके रिविजन्स भी साथ साथ में करते चलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोगों का पूरा सेशन अच्छे से देखिए, क्योंकि एक एक जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो चुने हुए क्वेश्चन है, उसके साथ में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देता चलूंगा। पहले ही क्वेश्चन से आप लोग यहाँ पर में समझ जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है। जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को समर्पित, क्योंकि आप लोगों ने इस सेशन को एनर्जी दी है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे एक बार जल्दी जल्दी से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया है 1700 से भी ज्यादा बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, ठीक है, उन्होंने 7 से 10 अप्रैल तक वो पुर्तगाल और स्लोवाकिया की यात्रा पर है, ठीक है। मैडम जी अभी स्लोवाकिया और पुर्तगाल जो है उनकी यात्रा पर गई है। आपको पुर्तगाल की राजधानी तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। आपको स्लोवाकिया की राजधानी भी पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए राजधानी पता आप लोगों को स्लोवाकिया की भी। जब हमारे देश की राष्ट्रपति वहां पर में गई है तो हो सकता है कि एग्जामिनर ने वो जो है उसके नजर में आए वो देश और उसकी राजधानी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, पुर्तगाल की भी बताएंगे और पुर्तगाल क्यों गई वो ये भी बताएंगे। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक बहुत लंबे समय के बाद में हमारे भारत की राष्ट्रपति वहां पर में गई है और एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, जिसके वजह से वो पुर्तगाल गई। अदरवाइज वो स्लोवाकिया ही जाने वाली थी केवल, ठीक है। तो वहां पर में 27 साल बाद कोई भारत का राष्ट्रपति पुर्तगाल गया है, तो क्यों गया है? तो देखिए ब्रेस्टिलावा जो है फ्रेंड्स, पहले बात तो बता दूं आपको, स्लोवाकिया की राजधानी है। फिर बाद में मैं आपको पूरा का पूरा इतिहास बताता हूँ, इसका स्टैटिक भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहली बात, यहां पर में आप लोग देख सकते हो ये मैप है, यूरोप का मैप। यहां पर में आपका फ्रांस है, यहां पर में स्पेन है, यहां पर में है पुर्तगाल, ठीक है। यहां पुर्तगाल है और स्लोवाकिया यहां पर में है, ठीक है। यहां पर में स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की जो राजधानी है वो है ब्रेस्टिलावा, ठीक है। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रेस्टिलावा, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। स्लोवाकिया की राजधानी। नाउ अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि स्लोवाकिया जिसकी राजधानी ब्रेस्टिलावा है वहां तो वो गई ही गई, साथ ही साथ वो पुर्तगाल की जो पुर्तगाल है वहां भी गई थी। पुर्तगाल की राजधानी क्या है जल्दी से आप लोग बताते जाएंगे मुझे, देखते कितने लोग यहाँ पर मैं आंसर कर पाते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूअसली आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल जो है फ्रेंड्स इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मतलब 2024 में 50 साल कंप्लीट हो गए इंडिया और पुर्तगाल के रिश्तों को। अब मेरी बात सुनो आप लोग, ठीक है। मैं आपको ना एक मजेदार बात बताता हूं। आपके एग्जाम में एक एक पॉइंट जो भी बताऊंगा ना वो आपके काम का है। आप लोग जानते हो हमारे भारत के अंदर में सबसे पहले यूरोपियन जिन्होंने भारत के ऊपर में जो है राज करना स्टार्ट किया था या किसी ना किसी इलाके पे कब्जा कर लिया था, वो कौन थे? वो थे पुर्तगाली। आपको पता है वास्को डी गामा जब भारत आए वो पुर्तगाल से ही थे, ठीक है। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी, वहां से आए थे वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने ही भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा था। उन्होंने गोवा, दमन, दीव के ऊपर में बहुत लंबे समय तक शासन किया, ठीक है। 1510 से लेकर 1961 तक गोवा, दमन और दीव के ऊपर में पुर्तगालियों का शासन रहा। फिर हमने क्या किया, हमने बोला पुर्तगालियों को कि भाई देखो पूरा भारत आजाद हो चुका है अभी, ठीक है। तुम क्या करो, चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह गोवा, दमन और दीव भारत को दे दो। कुछ गलत बोला अपन ने यहाँ पर में? कोई बात गलत बोली यहाँ पर में? ठीक है, कुछ भी गलत किया नहीं। हमने बोला भाई गोवा भारत का हिस्सा है, दमन दीव भारत का हिस्सा, दे दो चुपचाप से, मानने को खाली नहीं, ठीक है। तो फिर हमको आया गुस्सा, फिर हमने चलाया ऑपरेशन विजय। कौन सा ऑपरेशन चलाया था हमने? ऑपरेशन विजय। सभी बच्चे लिखेंगे, ठीक है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ये याद रखना है आप लोगों ने। ऑपरेशन विजय जो है ये हमने चलाया था, ओके। ऑपरेशन विजय कब चलाया था हमने? ऑपरेशन विजय 1961 में, जिसके तहत हम लोगों ने गोवा, दमन और दीव को भारत के अंदर में मिला लिया। हमने बोला इसकी भैंस का अंडा, ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जबरदस्ती ले लेंगे। ऑपरेशन विजय के तहत हमने ले लिया। पुर्तगाल को आया गुस्सा, अब कुछ कर तो सकता नहीं था इतने दूर से भारत के ऊपर में वो, ठीक है। रूठे फूफा जी की तरह मुंह फुला के बैठ गया, बैठ गया। हम बोले बैठे तो बैठ, ठीक है, मुंह फुला के बैठ गया। फिर क्या हुआ, 1974 की बात है, 1974 की, ठीक है। पुर्तगाल के अंदर में सरकार चेंज हुई, वहां पर में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छे से आई, ठीक है, जो लिबरल थी,
जो सबके साथ में अच्छे रिश्ते रखना चाहती थी, उन्होंने बोला अरे यार अब जो हुआ उसके ऊपर में मिट्टी डालो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिंदगी के अंदर में और भारत के साथ में रिश्ते वापस से स्थापित करते हैं। तो 1974 के अंदर में पुर्तगाल ने वापस से भारत के साथ में डिप्लोमेटिक रिश्ते, मतलब कि वहां पर में हमारा दूतावास होगा, उनका हमारे पास में होगा, हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, अच्छे रिश्ते रखेंगे। तो 1974 में वापस से हमने किया था। तो 2024 के अंदर में 50 साल हुए उसके, तो उसकी खुशी में हमारे भारत की राष्ट्रपति जो है वो 50 साल जो रीस्टेब्लिशमेंट थी उसकी खुशी में गई थी। तो आपको पूरा का पूरा मैंने करंट अफेयर के साथ में उसका स्टैटिक भी बता दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? अगर समझ में आया तो जल्दी जल्दी से हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहता है उतना ज्यादा मुझे मजा आता है आप लोगों को और ज्यादा एनर्जेटिक तरीके से और ज्यादा डिटेल में पढ़ाने के लिए। तो ऑपरेशन विजय था 1961 के अंदर में, ठीक है, जिसके बाद से पुर्तगाल और भारत के रिश्ते टूट गए थे, जिसके वजह से 1974 में फिर से रिस्टेब्लिश हुए थे, ठीक है। तो पुर्तगाल की यात्रा पे गई, ठीक है, लिस्बन, ये याद रखना है आप लोगों ने, पुर्तगाल की राजधानी। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, एक बार वापस से लिख दीजिए आप लोग, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। स्लोवाकिया और पुर्तगाल की यात्रा पे गई है अभी हमारी भारत की राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है, ये बताएंगे आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, ऑटिज्म के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो ऑटिज्म जो है एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल जो है, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोला जाता है इसको, ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसका एग्जैक्ट कारण जो है फ्रेंड्स वो नहीं पता, क्योंकि कई सारे कारण इसके बताए जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर में जो न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज है वो पैदा होते हैं, जिस वजह से बच्चा बात नहीं करता, सबके साथ में घुलता मिलता नहीं, अलग थलग रहता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, वार्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक है, शॉर्ट के अंदर में, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये कौन से तारीख को मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल 2008 से मनाया जा रहा है, हर साल, ठीक है। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने इसकी घोषणा की थी, और 2008 से हम हर साल 2 अप्रैल को मना रहे हैं इसको, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो 2008 से हर साल 2 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इस बार की थीम क्या थी? वार्ड की, वार्ड मतलब वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ठीक है। तो एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी, ठीक है, तो एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी जो है, न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब हर किसी के न्यूरॉन्स अलग अलग हो सकते हैं, आपके अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, सब बाकी किसी के अलग होंगे, हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर में भी यही बात की गई है कि हमें विविधता, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना है, आपको पता है ना, ठीक है, कि 17 गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आप लोग चाहते हो SDG आपको पढ़ा दूं मैं, जितने भी लोग, मैं आपको बता रहा हूं, एक भी, ठीक है, चाहे टारगेट हो चाहे गोल हो, आप लोगों का सारा क्लियर करवा सकता हूं मैं। अगर आप कहोगे तो मैं आपको सारे के सारे याद करा दूंगा। मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग कि क्या SDG चाहते हो आप लोग। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नॉलेज कैप्सूल के अंदर में भी करवा दूंगा, SDG नाम से एक, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से, सतत पोषणीय विकास, और उसके सारे गोल्स आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, ट्रिक के साथ में। तो एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास का लक्ष्य जो है, ठीक है, उसके प्रति भी हम लोगों को आगे बढ़ना है, ये इसकी थीम थी इस बार की, ठीक है। अब देखिए, पूरा अप्रैल भर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो हमने क्या किया, आप लोगों के लिए एक टेबल में लगा दिया है। ये आपको टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में, और टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप, टीचिंग परीक्षा आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में, वहां पर में भी आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। 2 अप्रैल को जो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा की स्थापना का दिवस। ओडिशा कौन से राज्य से अलग हुआ था, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। ओडिशा की स्थापना हुई थी तो कौन से राज्य से अलग होकर हुई थी, ये बताएंगे। 8 मिनट में 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, ठीक है, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, 4 अप्रैल को, ठीक है, खान जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस। अब ये खान मतलब ये शाहरुख खान, सलमान खान, ठीक है, वो वाला खान नहीं है, खान मतलब माइंस है यहाँ पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो माइंस के प्रति जो अवेयरनेस है, उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर में। इसके अंदर में सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं, ठीक है, TRE 1, 2, 3 और री एग्जाम के साथ ही साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है, ताकि और ज्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों के वो सॉल्व हो सके आपसे, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स, समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे,
ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और 5 अप्रैल के बाद में 6 अप्रैल को एक और दिन भी आता है जो आप लोगों का यहाँ पर में नहीं है, ठीक है, कंसाइंस डे, ठीक है, जो आपकी अंतरात्मा दिवस, ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इनके बारे में, सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे में, ठीक है। ये आपको चाहिए होगा तो आपको एप्लीकेशन में टीचिंग परीक्षा के टीआरई 4.0 के बैच में, केवीएस की बैच में, DSSB बैच में भी हम डाल देंगे, और आपका इसको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। भारत राष्ट्रीय समुद्री दिवस का क्या जो है सिग्निफिकेंस है, बताइए। सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाते हैं हम लोग, अभी आपको बताया मैंने कौन से दिन को मनाते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या हुआ था, इसी दिन जो है फ्रेंड्स हमारे भारत की जो है ना पहली, ठीक है, कोई इंडिया की पहली, ठीक है, जहाज जो है वो रवाना हुई थी लंदन के लिए, जो भारत के किसी मतलब भारतीय कंपनी की थी वो। तो एसएस लॉयल्टी नाम से एक जहाज था स्टीम्ड, ठीक है, एसएस लॉयल्टी, ठीक है, एसएस लॉयल्टी, ओके। ये इसी दिन लंदन के लिए रवाना हुआ था, मुंबई से, जो उस समय बॉम्बे बोलते थे, तो बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुआ था। एक स्टीम शिप थी, स्टीम से चलने वाली। तो भारत की पहली, ठीक है, एक स्टीम शिप जो लंदन के लिए रवाना हुई, किसी भारतीय के नाम, जिसको किसी भारतीय ने खरीदा हुआ था, पूरी तरह से किराए पे नहीं लिया था, पूरी तरह से खरीदा हुआ था। तो भारत में स्टीम शिप की पहली यात्रा का जो है स्मरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इस दिन को मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ओके। एसएस लॉयल्टी नाम था उस जहाज का जो चला था, ठीक है, मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था वो इस दिन, 1919 की बात है ये, ठीक है। कौन सी तारीख थी, 5 अप्रैल 1919, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, 5 अप्रैल 1919 को। तो ए इज द करेक्ट आंसर। एसएस लॉयल्टी नाम था, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, पूरा का पूरा जितने भी आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर मैं यूट्यूब के ऊपर में, ठीक है, वो सारी की सारी पीपीटीज जो है वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको पेड बैच में मिल जाती है, ताकि आप लोग रिवीजन भी कर सके, अच्छे से कर सके। तो जितने भी लोग हैं वो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेंगे। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, 8 अप्रैल का एक और महत्व है आप लोगों का, 8 अप्रैल का आज का दिन का महत्व एक, ठीक है, डे स्पेसिफिक, आज ही के दिन, ठीक है, 8 अप्रैल को, ठीक है, जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के कम्युनिटी के ऊपर में भी मिलेगा, प्लीज वहां पर में भी इसको लाइक जरूर कर देना है और कमेंट में लिख देना कि जी सर आज ही पढ़ाई करके, सब लोग लिख देंगे, ठीक है, जो जो भी इंफॉर्मेशन है। भगत सिंह, उनके साथ में कौन थे जिन्होंने, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में छोटा सा बम फेंका था केवल आवाज के लिए, ठीक है। तो भगत सिंह के साथ में कौन थे, जल्दी से आप लोग बताएंगे और उस कमेंट में भी लिखेंगे, ठीक है। जब ये कमेंट आपको दिखेगा, ये मैसेज आपको दिखेगा टीचिंग परीक्षा के पोस्ट में, कम्युनिटी के अंदर में, जब भी आपके फीड में आएगा, आप लोग आंसर करोगे, उनका नाम क्या था, बटुकेश्वर दत्त, ये आपको लिखना है उसके अंदर में, ताकि आपको याद हो जाए, बच्चे भूल जाते हैं। तो किस किस व्यक्ति ने, ठीक है, भगत सिंह के साथ में 1929 में केंद्रीय विधानसभा के अंदर में, ठीक है, बम फेंका था, जिसको आज हम संसद बोलते हैं, उस समय केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते थे उसको। कौन सी तारीख को फेंका था, तो ये था 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को करीब 12:30 बजे। हमारे भारत के भारतीय व्यक्ति थे विठल भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे विठल भाई पटेल, वो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी थे उस समय में, ठीक है। तो वो उसके ऊपर में अपना फैसला सुना रहे थे, सब लोग बैठे हुए थे, वो गए वहां पर में बम फेंका, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, ठीक है। तो उनका मेन उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, केवल बहरों को जो है सुनाना था, ठीक है। तो इसके लिए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन भगत सिंह एक और मामले में आरोपी थे, साउंडर्स की हत्या, लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, तो उस केस में उनको फांसी दी गई थी, इस केस में फांसी नहीं दी गई थी। भगत सिंह को साउंडर्स की हत्या, जिसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है, उस केस में फांसी दी गई थी, ठीक है। चलिए, तो ये जो कुछ फैक्ट्स थे जो आज के लिए थे इंपॉर्टेंट, वो बता दिया। एक बार कमेंट में आप लोग लिख देंगे, और आपकी जब फीड आएंगी तब उसके अंदर में भी लिखना है सभी लोगों ने। नाउ, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, कंसाइंस, अंतरात्मा दिवस, ठीक है। देखो, इंटरनेशनल मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री, ठीक है, वो मनाया जाता है 5 तारीख को। उसके अगले दिन आपकी अंतरात्मा जागती है, ठीक है, कि हाँ ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो, अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस, इंटरनेशनल कंसाइंस डे, ठीक है, जिस दिन समुद्री, ठीक है, दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आप लोगों का ये भी मनाया जाएगा 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय विवेक दिवस, कंसाइंस डे। तो इससे आप ये याद रख सकते हो कि आपकी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए शादी करो, ठीक है, या तो मत करो, ठीक है, जो भी करना है। तो अंतरात्मा या विवेक, अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए। मैरीटाइम, मैरीटाइम का मतलब समुद्री होता है, वो मैरीटाइम का शादी से कोई लेना देना, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको कि इससे याद हो जाता है, कंसाइंस, या नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, वो याद रख लीजिए आप लोग। इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस,
ठीक है, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रख लीजिएगा आप लोग सभी के सभी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। ओके, तो इंटरनेशनल डे ऑफ कंसाइंस 5 अप्रैल को मनाया जाता है ग्लोबल पीस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, उसके बाद में टॉलरेंस, ठीक है, आपका आप सहनशीलता बढ़े आपकी, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़े, इसके लिए बड़ा ये मनाया जाता है। विकास एवं शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। अब देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर में बेस्ड मैं आप लोगों को 2 चीजें और बताऊंगा। ठीक है, देखिए विकास एवं शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, डेवलपमेंट भी हो और शांति भी स्थापित रहे, इसके लिए खेल दिवस ये मनाया जाता है आप लोगों का कौन सी तारीख को फ्रेंड्स? ठीक है, 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लेकिन इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को 2 और जो है फ्रेंड्स दिन बताऊंगा जो आप लोगों ने याद रखना है, जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, प्लीज इसको याद रखना है। एक तो आपका विकास एवं शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस हो गया आप लोगों का। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों से नेशनल स्पोर्ट्स डे भी पूछा जा सकता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कौन से तारीख को मनाया जाता है, किसके बर्थडे पर मनाया जाता है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। जल्दी बताइए, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? ये हो गया आपका विकास एवं शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। ओके, शांति और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, 29 अगस्त को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का हैप्पी वाला बर्थडे होता है उस दिन। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। एक बार जल्दी जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा सकूं एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का हैप्पी वाला बर्थडे होता है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, ओलंपिक डे, ओलंपिक डे, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग करेंगे। टीचिंग परीक्षा स्पेशल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग। क्या बात है, केवल 25 लाइक्स दूर है हम लोग 2500 लाइक से, केवल 25 का आंकड़ा यहाँ पर 25 का। जल्दी जल्दी से करते जाएंगे आप सभी लोग, जल्दी बताइए। ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, 23 जून को। ठीक है, 23 जून को। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद होगा आपको। इसी दिन क्या हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, इसका गठन हुआ था 1894 के अंदर में। ठीक है, इसी दिन की याद में हम लोग मनाते हैं। तो ओलंपिक डे मनाया जाता है 23 जून को, क्योंकि इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 1894 के अंदर में हुआ था। ठीक है, और भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। और अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है, इसका पूरा नाम है विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, नाम ही कर दिया है विकास और शांति जोड़ दिया, ताकि इसका महत्व और बढ़ जाए 6 अप्रैल को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना था फ्रेंड्स। ओके, चलिए, जितने भी बच्चे पूछे सर कोर्स में कैसे जुड़ना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि नीचे में जो है आप लोगों को एक नंबर चल रहा है 7611101101 96978844, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिए, वहां भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, प्रीमियम कंटेंट, ताकि आप लोग आगे बढ़ सके, या नीचे में लिंक्स भी दी गई है आप लोगों की। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स, हमारे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसी दिन क्यों मनाते हैं, और कोई दिन क्यों नहीं मनाते, ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका रखता है। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये भी आप बताएंगे। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में क्या हुआ था आपका, 1948 की बात है, 1948 की। ठीक है, 1948 में इसी दिन 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को क्या हुआ था? ठीक है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, डब्ल्यूएचओ की। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, आप लोग ये बताएंगे मुझे, डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पर में है? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसी वजह से 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसको पहली बार मनाया गया था आप लोगों का 1950 में, मतलब इसकी स्थापना के 2 साल के बाद में। तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था? 1950 में। ठीक है, 7th, पहली बार उनको ध्यान नहीं आया, ठीक है, तो उसके अगले साल मनाया उन्होंने। ठीक है, इसकी थीम जो है फ्रेंड्स, हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर इस बार की इसकी थीम है। ठीक है, ये याद रखना है, हेल्दी बिगिनिंग्स, ठीक है, होपफुल फ्यूचर,
फ्यूचर के प्रति होपफुल रहना है, ठीक है, होपफुल फ्यूचर्स, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स, ठीक है। होप क्यों जरूरी है, ठीक है। कई सारे लोग होते हैं फ्रेंड्स जो मैं अक्सर देखता हूं कि उनको शुरुआत ही नहीं करते, वो सोचते रहते हैं, बिगिन ही नहीं करते, हेल्थी बिगिनिंग ही नहीं करते, वो उनको फ्यूचर के प्रति होपफुल नहीं रहते वो, ठीक है। आप लोगों में से भी कई सारे लोग होंगे जो अभी भी उन्होंने फुल फ्लैश पढ़ाई नहीं शुरू की होंगी। आप लोग देखिए, एक एक लाइन थी जो इस चीज को आप लोग समझ सकते हो कि काम करना या स्टार्ट करना क्यों जरूरी है, ठीक है। चीजें अपने आप जो है धीरे 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 आगे बढ़ेंगी। अगर बहुत सारा काम है आपके पास में तो कहीं से शुरुआत तो करिए, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा शेर था, उसको एक गजल भी बनाई गई थी बाद में, ठीक है, राहत इंदौरी साहब की शेर था इसमें कि इसी सोच में हूं डूबा हुआ, इसी सोच में हूं डूबा हुआ कि ये नदी कैसे पार की जाए। तो मतलब आप डूबे हुए हो सोच में कि ये नदी कैसे पार की जाए, आप नदी पार नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहां पर मैं चीज याद रखिएगा फ्रेंड, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर, ये याद रखिएगा। नाउ विश्व होम्योपैथी दिवस जो है आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कौन सी तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व होम्योपैथी दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? होम्योपैथी की दवाई किसी ने ली है आज तक कभी? बताइए जल्दी जल्दी से, अगर होम्योपैथी की दवाई अगर आपने ली है तो बता देंगे कमेंट के अंदर में। तो होम्योपैथी, विश्व होम्योपैथी दिवस जो है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ये याद रखना है। इसके संस्थापक जो थे, ठीक है, जिनका नाम था सैमुअल हानीमैन, ठीक है, उनका पूरा नाम था क्रिश्चियन, ठीक है, फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, ठीक है, ये इनका नाम था। तो इनके जयंती के ऊपर में, इनके जन्मदिन के अवसर पर 10 अप्रैल को जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। सैमुअल हानेमन, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन भी है कि किसके जयंती पर मनाया जाता है या कि किसको फाउंडर कहा जाता है होम्योपैथी का। ये जर्मन चिकित्सक थे, इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर में एक्सपेरिमेंट करके इस दवाई का जो है आविष्कार किया था, उनकी पत्नी बीमार थी तब उस समय में। तो विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को, ठीक है, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन जो थे उनके जयंती के ऊपर में मनाया जाता है। जर्मन चिकित्सक थे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से वाले थे, ठीक है। ओके, तो सैमुअल हानेमन, वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये एक इंपॉर्टेंट है, 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस सैमुअल हानेमन की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, अच्छा एक बार एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसीलिए आपके लिए डाला है। टीचिंग परीक्षा हर एक चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाएंगी इस साल 2025, इसीलिए इंपॉर्टेंट है दो आपके इस इसके इस उपलक्ष्य के अंदर में, ठीक है, होम्योपैथी के उपलक्ष्य के अंदर में, क्योंकि फ्रेंड्स एक संस्था है जिसका नाम है लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिका इंटरनेशनलिस, ठीक है, लीगा मेडिकोरम होम्योपैथिलिस, ठीक है, इंटरनेशनलिस, ये जर्मन भाषा में नाम है उसका। इसका बेसिकली मतलब है इंटरनेशनल होम्योपैथिक मेडिकल सोसाइटी, इंग्लिश में नाम होगा इसका, लेकिन वो जर्मन में नाम ऐसा LH, ठीक है, ठीक है, LMHI है। तो LMHI जो है इसकी स्थापना हुई थी, LMHI की, ये होम्योपैथी की संस्था है 1925 के अंदर में। और अभी कौन सा साल चल रहा है जल्दी बताओ आप लोग, कौन सा साल चल रहा है अभी? अभी कौन सा साल चल रहा है? तो ये अभी चल रहा है आप लोगों का 2025। तो कितने साल हो गए? 100 साल हो गए। तो जॉय ऑफ होम्योपैथी नाम से इस बार की थीम है उसकी, LMHI 2025 जॉय ऑफ होम्योपैथी इस बार की थीम थी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, 100 साल की खुशी में। इसके लिए जो है फ्रेंड्स 4 दिन का एक बड़ा सा ही भव्य आयोजन किया जा रहा है। नेदरलैंड्स का एक शहर है जिसका नाम है, ठीक है, यूट्रेक्ट, ठीक है, यूट्रेक्ट नाम है इसका, बहुत ही सुंदर सा शहर है ये, ठीक है, यूट्रेक्ट। कभी अगर आप नेदरलैंड घूमने जाओ तो यहाँ भी जरूर जाना चाहिए, ठीक है, यूट्रेक्ट। तो ये यूट्रेस्ट पढ़ते कुछ लोग, लेकिन एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन यूट्रेक्ट है, यूट्रेक्ट। नेदरलैंड के अंदर में, द नेदरलैंड के अंदर में एक शहर है यूट्रेक्ट, वहां पर में इसका आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। 100 ईयर्स ऑफ जॉय ऑफ होम्योपैथी, ठीक है, 4 दिन का एक पूरा भव्य आयोजन होने वाला है। भारत की तरफ से भी जो है फ्रेंड्स आयुष मंत्रालय के जो अधिकारी है वो वहां पर में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलो, तो LMHI, ठीक है, 2025 जॉय ऑफ होम्योपैथी इस बार की थीम थी। 100 साल हो गए ना इस वजह से। बाकी जितने भी बच्चे हैं जो लोग ने बुक ऑर्डर कर दी है, ठीक है, उन लोगों तक जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 15 तारीख से पहले पहले आप लोगों तक पहुंच जाएंगे, जिन लोगों ने सबसे पहले दिन ही इसको ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि बहुत ही स्पीड के अंदर में काम चल रहा है आपका। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं, केवल 121 रुपए के अंदर में आपको जो है फ्रेंड्स ये बुक मिल जा रही है, चाहे आप इंग्लिश वाली मंगाओ चाहे हिंदी मीडियम के अंदर में, ठीक है। आप दोनों, कई सारे बच्चे जो दोनों भी मंगा रहे हैं, और आप लोगों का प्यार देखिए, ठीक है, आप लोगों की वजह से
क्योंकि इतना ज्यादा प्यार है बच्चों का, इतना ट्रस्ट है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में, केवल 9 घंटे के अंदर में ही हम लोग जो है वो नंबर 1 बुक कैटेगरी के अंदर में बेस्ट सेलर बन चुके थे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों के ऊपर में। ठीक है, तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे बेस्ट सेलर जो है आपका टीचिंग परीक्षा था। ठीक है, आप लोगों का। चलिए, तो जो लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, आपको नीचे में लिंक दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हो नेशनल, ये बुक्स की कैटेगरी में, ओवरऑल बुक्स की कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर थी हमारी बुक, 9 घंटे के अंदर में बन गई। ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर में। तो ये आप लोगों के प्यार की वजह से हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपके आप लोग अमेजोन के ऊपर में जाके इसको ऑर्डर कर सकते हो, लिंक्स आप लोगों को नीचे में दी गई है, और या फिर आप फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हो दानिश सर बीपीएससी के नाम से, या कोई और भी जो भी आपको सर्च करना है। ठीक है, वहां भी मिल जाएंगी, लेकिन अमेजोन से कर लोगे तो ज्यादा फास्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे जिन लोगों ने कर दिया है फ्लिपकार्ट से उनको भी मिल जाएगी बुक को। चलिए, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक। अब ये बिम्स्टेक क्या है सर? देखिए फ्रेंड्स, बिम्स्टेक बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट संस्था है, आप लोगों ने याद रखना है बिम्स्टेक के बारे में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास के जो देश है, ठीक है, उन लोगों का ये समूह है। ठीक है, बिम्स्टेक। ओके, तो इसके अंदर में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश जो है, जिसके अंदर में आ जाता है आप लोगों को, एक तो इसके नाम के अंदर में ही कुछ देशों का नाम तो इसी में आ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, बांग्लादेश, 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 भूटान। ठीक है, ये 2 नाम इसमें आ गए। आई से क्या आ जाएगा? इंडिया। ठीक है, एम से क्या आएगा? अब बताओ, म्यांमार आएगा या मालदीव आएगा? आप खुद सोच के बताओ, थोड़ा सा सोचो। मैं बोल रहा हूँ ये बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले देश है, मालदीव इधर में है, ठीक है, और म्यांमार इधर में है, म्यांमार इधर में है। तो ऑब्वियस सी बात है, एम से क्या आने वाला है? ये बिम्स्टेक में म्यांमार आएगा, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, ये एस से क्या आ जाएगा आप लोगों का? एक और देश है जो उसके पास में, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, वैसे इसका अलग है फुल फॉर्म। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल जो है आप लोगों का इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसका नाम है पूरा का पूरा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसके नाम से आप लोग पता कर सकते हो, इसके नाम से भी। ठीक है, कि कौन कौन से है देश इसके अंदर में। ठीक है, और टी से थाईलैंड आप लोगों का इसके नाम के अंदर में। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, आप लोगों को कि ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये उसके नाम में से मैं देश निकालने की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अदरवाइज इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, ठीक है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका नाम है। ठीक है, बिम्स्टेक का। इसके नाम से मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे आप इसके भी बिम्स्टेक आ गया तो आप पता कर सकते हो। एक बच जाता है, वो है नेपाल, वो आप थोड़ा सा याद रख लेना, नेपाल छोटू सा है ना। ठीक है, तो नेपाल का याद रख लेना, नेपाल का नहीं बन रहा उसके अंदर में कहीं पे भी। तो कोशिश आपने की यहाँ पर में नेपाल की। तो इस बार जो है फ्रेंड चेयरमैनशिप किसने ली है यहाँ पर में अगले 2 साल के लिए? ठीक है, कौन से देश ने ली है? बांग्लादेश ने ली है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों का पूछा जा सकता है। ओके, बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक के अंदर में कितने देश हो गए? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो कितने देश है बिम्स्टेक के अंदर में? कितने देश है ये बताना है आप लोगों ने बिम्स्टेक के अंदर में। तो बिम्स्टेक के अंदर में कितने कंट्रीज हैं? ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, 7 कंट्रीज है, 7। ठीक है, नेपाल को मिला के। ओके, इसका मैप भी आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। बांग्लादेश जो है वो अध्यक्ष बना है बिम्स्टेक का, ये याद रख लीजिएगा आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ ये मैप आप देख लीजिए पूरा, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर नेपाल का और भूटान का भी क्या लेना देना है? अरे भाई, नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा कुछ लेना देना है यहाँ से, क्योंकि इनके पास में जो भी सामान पहुंचना है, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी से, चाहे वो इंडिया से होते हुए पहुंचे या किसी और के थ्रू पहुंचेगा तो वो इन्हीं के माध्यम से ना, बंगाल की खाड़ी के। इसी वजह से नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, थाईलैंड है, श्रीलंका भी है इसके अंदर में, म्यांमार है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स 7 कंट्रीज है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के अंदर में आपके। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाउ वेयर इज द नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च? ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र कहां पर में स्थित है? जल्दी बताओ आप लोग। इसका 25वां स्थापना दिवस मनाया गया अभी हाल ही में।
हमारे आपको पता है ना, अंटार्कटिका के अंदर में मैत्री और भारती हमारे दो ऑपरेशनल जो है रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका के अंदर में, अंटार्कटिका महाद्वीप में, वो भी इसी को वो यही उसको संचालित करता है। ठीक है, इसका 25वें नंबर का फाउंडेशन डे है। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, ठीक है, गोवा के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, इसका 25वें नंबर का स्थापना दिवस था, 25th नंबर का, हैप्पी वाला बर्थडे था इसका। ठीक है, यही वो संस्था है, ठीक है, एनसीपीओआर, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, साउथ पोल के पास में है। ठीक है, अंटार्कटिका कहाँ है? साउथ पोल के पास में ना, आपको पता है। अगर यहाँ पर हमारा भारत इस तरीके से हम लोग मान भी ले, ठीक है, इधर में, ठीक है, तो ये साउथ पोल के पास में अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका के अंदर में मैत्री और भारती करके हमारे जो संस्था है, ठीक है, जो रिसर्च स्टेशन है वो यही चलाते हैं। ठीक है, तो 25वें नंबर का फाउंडेशन डे इसका मनाया गया अभी। ठीक है, अप्रैल के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च का। ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र, इसका हेडक्वार्टर कहां पर में? इसका हेडक्वार्टर जो है आपका गोवा के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक चीज जो है फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारा भारत है यहाँ पर में, ओके, और अंटार्कटिका के पास में यहाँ पर में हमारे दो ऑपरेशनल है। ठीक है, ये याद रखना है, मैत्री और भारती जो ऑपरेशनल है, अभी जो चल रहे हैं। ठीक है, एक और था जो बंद हो गया है, उसका नाम आप लोग बताइए मुझे जल्दी से कमेंट के अंदर में। ठीक है, तो मैत्री और भारती जो ऑपरेशनल है वो यहाँ पर में अभी मौजूद है। ठीक है, आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक इसका एक स्टेशन जो है आर्कटिक में, मतलब ये ऊपर वाले साइड में भी मौजूद है, आर्कटिक वाले रीजन में, जिसका नाम क्या है? ठीक है, जिसका नाम जो है फ्रेंड्स याद रखना है, हिमाद्री है। आर्कटिक वाले रीजन के अंदर में क्या नाम है? हिमाद्री, हिमाद्री। तो भारत का रिसर्च स्टेशन जो आर्कटिक वाले रीजन में है, आर्कटिक में, ये करंट अफेयर के साथ में मैं आपको पूरा स्टैटिक भी आपको बता दे रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आप बाकी लोगों से आगे पहुंचाएंगे। कितने लोग चाहते हैं इस तरीके से मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे रहा हूँ इसके ऊपर में भी क्वेश्चंस बना दूं आपके लिए? अगर आप चाहते हो तो हाथ ऊपर करिए, मैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में क्वेश्चन टेस्ट के फॉर्मेट में आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इनके ऊपर में। ठीक है, हर एक बच्चा, जो भी बच्चे हैं, टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी कोर्सेस है उसके अंदर में हम ओपन भी रख देंगे ताकि बाकी लोग भी उसको अटेम्प्ट कर पाए, बाकी बच्चे भी। ठीक है, और जो लोग पेड स्टूडेंट है उन लोगों को तो नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी चीज है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये तो हो गया मैत्री और भारती, इन्होंने यहाँ पर में बनाया हुआ है हिमाद्री नाम से, आर्कटिक वाले रीजन में ऊपर के अंदर में। हिमालय वाला जो है ना रीजन, वहां पर में भी एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है, ठीक है, क्या नाम है जल्दी से बता सकते हैं आप लोग मुझे? हिमालय के अंदर में भी एक रिसर्च स्टेशन ये लोग मैनेज करते हैं, इन्होंने बनाया हुआ है एनसीपीओआर ने। ठीक है, एनसीपीओआर मतलब नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, एनसीपीओआर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, गोवा में इसका हेडक्वार्टर है, 25वीं सालगिरह है। हिमांश नाम से वो चलाते हैं, क्या नाम है उसका? हिमांश, हिमांश, हिमांश। ठीक है, आर्कटिक में हिमाद्री, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र के अंदर में हिमांश, ठीक है, हिमालय के अंदर में रिसर्च करने के लिए। और मैत्री और भारती अभी फिलहाल के अंदर में हमारे कहां पर में है? ठीक है, अंटार्कटिका के अंदर में। ओके, एक इन्होंने क्या किया है, समुद्र के अंदर में एक जो है रिसर्च सेंटर समुद्र में भी स्थापित किया हुआ है। ठीक है, समुद्र के अंदर में वो फ्लोट करता रहता है, समुद्र के अंदर में इधर उधर घुमाते रहते हैं वो उसको, जहां भी उनको रिसर्च करनी होती है समुद्र के अंदर में। उसका नाम उन्होंने रखा है सागर कन्या, सागर कन्या, सागर की बेटी समझ लो, सागर कन्या। ठीक है, तो समुद्र के अंदर में जो उन्होंने रिसर्च स्टेशन बनाया हुआ है उसका नाम रखा हुआ है उन्होंने सागर कन्या। ठीक है, सागर कन्या। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत सारी देखो आप जब पढ़ते हो ना अच्छे से तो मुझे मजा आता है। जैसे 2995, 5 लाइक्स दूर है हम लोग 3000 लाइक से, तो हर एक बच्चा, अभी केवल 1 लाइक दूर है हम लोग, तो हर एक बच्चा जल्दी से शेयर करते रहेगा, जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह पे। और लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट के अंदर में आंसर आप लोग एक्टिवेट रहिए। ठीक है, जितना ज्यादा आप एक्टिवेट रहते हो उतना ज्यादा आप लोगों के लिए करने में मजा आता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगा ये पीडीएफ वाले फॉर्मेट के अंदर में आप लोगों को। ठीक है, और आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आपने इस तरीके से और अच्छे से इसको पढ़ते भी रहना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर में, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है आपके पेपर के अंदर में, तो आप लोग याद रखिएगा, गोवा में। नाउ फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी को बता दूं, सफलता इस कूपन कोड, सफलता 65 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आज रात 12 बजे तक। ठीक है, एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए 65% ऑफ। ठीक है, बीपीएससी टीआरई के अंदर में 29,700 से ज्यादा सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा ने दिए है। टीआरई को सारा ओवरऑल मिला दे तो 1 लाख से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन अब तक हो चुका है।
केवीएस डी ट्रिपल एस बी के लिए भी आप लोगों के लिए ये कूपन कोड अवेलेबल रहेगा। तो सफलता 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग आज के आज जुड़ सकते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में। नाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, पवित्र ग्रंथ विश्व त्रिपिटक सज्जाए, ठीक है, धन्यात्मक संस्करण, ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? ये त्रिपिटक है एक, ठीक है, वर्ल्ड त्रिपिटक, किसने प्रस्तुत किया? ठीक है, देखो फ्रेंड्स, त्रिपिटक, पहली बात तो ये कौन से धर्म से रिलेटेड है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। त्रिपिटक जिसको त्रिपिटक भी बोला जाता है, ठीक है, त्रिपिटक भी बोलते हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से आ जाते हैं आप लोगों के? सुत्त पिटक, ठीक है, धम्म पिटक, ठीक है, आपके बुद्धिज्म से रिलेटेड है। बच्चे आंसर कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, बुद्धिज्म 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 बुद्धिज्म, ठीक है। मैं ना, पता है क्या, इसलिए मैं थोड़ा सा ये हूँ कि कुछ लोग गौतम बुद्ध आंसर जब लगा रहे हैं ना तो मैं रुक गया, मैं सहम सा गया कि ये कौन लोग हैं जो बोल रहे कि गौतम बुद्ध ने किया करके। यार मतलब तुमको लगता है लिटरली 2500 साल के बाद में गौतम बुद्ध खुद अवतार लेकर आएंगे और बोलेंगे कि लो मोदी जी रखो करके त्रिपिटक? तो तुम लोग कैसे कर सकते हो, कैसे आंसर लगा सकते हो गौतम बुद्ध जो है वो आके खुद देंगे करके उनको? हाँ, बोलते बोलते मैं रुक सा गया, मैं जब देखा कि कुछ लोग गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध आंसर लगा रहे हैं, भगवान बुद्ध आंसर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो प्राइम मिनिस्टर है थाईलैंड की, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पर में, ठीक है, पेंटोगन, ठीक है, पेंटोंग टार्न, ठीक है, शिनावात्रा उसका नाम है, थाईलैंड की प्रधानमंत्री है, ठीक है, पेंटोंग टार्न शिनावात्रा। ओके, इन्होंने जो है फ्रेंड्स ये दिया है, फोनेटिक है एक तरीके से, इसमें पूरा त्रिपिटक को आवाज के फॉर्मेट में जो है वो बनाया गया है। थाईलैंड की जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, उन्होंने त्रिपिटक मोदी जी को भेंट किया है। त्रिपिटक जो है आपका बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये याद रखना है, ठीक है। और जिन लोगों ने भी गौतम बुद्ध आंसर लगाया, तब गौतम बुद्ध उनको सद्बुद्धि दे यार, मतलब थोड़ा सा तो भी कम से कम, ठीक है। चलिए, नाउ अप्रैल 2025 में आईएमएफ के प्रबंधक निदेशक की सलाहकार परिषद में उद्यमिता और विकास के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर के जो एडवाइजरी काउंसिल है, ठीक है, आईएमएफ की, पहली बात तो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, ठीक है, ये भी आप बता दीजिएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर में है और आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दोनों ही, क्रिस्टालिना लिगार्डे जो है, जॉर्जीवा जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इसकी आईएमएफ की हेड है, एक लेडी है, ठीक है, क्रिस्टालिना, ठीक है, जॉर्जीवा, आईएमएफ की प्रबंध निदेशक, ठीक है, क्रिस्टा लीना, ठीक है, जॉर्जीवा, ठीक है, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा आईएमएफ की प्रबंधन निदेशक है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एमडी है। उनकी एक सलाहकार परिषद है, ठीक है, उसके अंदर में एक भारतीय को शामिल किया गया है। तो आपको बताना है कि किसको शामिल किया गया है, ठीक है। तो एन चंद्रशेखरन जो है फ्रेंड्स, इनको शामिल किया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। टाटा सन्स के जो चेयरमैन है, ठीक है, अभी, ठीक है, एन चंद्रशेखरन, उसको आईएमएफ की एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया है। ओके, तो आपसे इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में, ठीक है, एन चंद्रशेखरन को आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहां पर में है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर में, ठीक है, अमेरिका में, यूएसए में। तो एन चंद्रशेखरन को अपॉइंट किया गया है आईएमएफ के एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में। तो वो कौन से भारत के ग्रुप के चेयरमैन है? तो टाटा सन्स के चेयरमैन है, ये याद रखना है आप लोगों ने, एन चंद्रशेखरन, ठीक है, एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अभी चेयरमैन है। उनको एडवाइजरी काउंसिल मतलब कि केवल मतलब बातचीत के लिए बुलाया जाएगा, एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में शामिल किया गया। अप्रैल 2025 में पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, पीएफआरडीए जिसको बोला जाता है, ठीक है, आपको बताना है कि उसके नए चेयरमैन बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएफआरडीए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपको पता होगा कि आपका पीएफ कटता है, ठीक है, ताकि आप लोगों का बाद में पेंशन के रूप में आप लोगों को मिल सके,
ठीक है, अगर जो लोग भी जिनकी एक लिमिट से ज्यादा सैलरी जो है वो एक एक लिमिट से तय की जाती है, उससे ज्यादा बढ़ती है तो फिर वो पीएफ वगैरह भी कटता है। तो आपको बताना है कि किसको नियुक्त किया गया पीएफआरडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी। पीएफआरडी किसी ने अजय देवगन लिखा था अभी। अजय देवगन नहीं है भाई, वो अजय सेठ है। ठीक है, ओके आपका। तो ये अजय देवगन नहीं है, ये अजय सेठ लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं किसको नियुक्त किया गया ये बताइए आप लोग। अरे वो लिखा है अजय सेठ, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि अजय सेठ है वो, अजय देवगन कोई कमेंट में लिख रहा था। गुड, चलिए। तो दीपक मोहंती, एस रमन्ना, ठीक है, अजय सेठ, टीवी सोमनाथन, किसको किया गया है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, एस रमन्ना जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, आंसर हो जाएगा आप लोगों का। एस रमन्ना जो है इनको किया गया है। ठीक है, एस रमन्ना, इनको चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। ये अभी डेप्यूटी सीएजी थे हमारे भारत के, एस रमन्ना। ठीक है, इनको पीएफआरडीए का जो है चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि दीपक मोहंती जो है ये अभी फिलहाल के अंदर में चेयरमैन थे। ठीक है, मतलब अभी है, मई 2025 तक है अभी फिलहाल में, प्रेजेंट में प्रेजेंट में टिल 2025, मई 2025, मई 2025। ठीक है, दीपक मोहंती है। ठीक है, उसके बाद में एस रमन्ना जो है वो उनकी जगह लेंगे। ठीक है, 2025 के बाद में, मई 2025 के बाद में। अजय सेठ की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो अजय सेठ जो है अभी हमारे सेक्रेटरी है इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में। ठीक है, अब सेक्रेटरी है, ठीक है, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर में, इकोनॉमिक अफेयर्स में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वही डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वित्त मंत्रालय का, जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ना भारत का, वो बनाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसके सेक्रेटरी है अजय सेठ। तो वो न्यूज में थे फरवरी में, तो कमेंट आपको उसमें भी डाल दिया। ठीक है, तो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के ये। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो डेप्यूटी सीएजी जो एस रमन्ना है वो चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं आगे के लिए। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे? दीपक मोहंती की जगह लेंगे 2025 में। अप्रैल 2025 में 3 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नए उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग मुझे अभी ये बताएंगे कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी गवर्नर कौन है, ये भी आप बता दीजिए मुझे। ठीक है, और उप गवर्नर जो डेप्यूटी गवर्नर है, ठीक है, उनको उसमें किसको नियुक्त किया गया है? चलिए, इसका आंसर तो आप लोग करोगे ही, साथ साथ में आप लोगों को ये भी बताना है आरबीआई के गवर्नर कौन है अभी करंट के अंदर में, और उनका नंबर कौन सा है ये भी बता दीजिएगा। तो एग्जाम के अंदर में पूछते हैं ना कि कौन से नंबर के अभी गवर्नर है, तो मतलब कौन से नंबर के गवर्नर है। चलिए, तो आरबीआई के जो है फ्रेंड संजय मल्होत्रा, आप लोगों को पता ही है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, वो अभी 1-2 महीने पुरानी न्यूज है वो, संजय मल्होत्रा वाली, संजय मल्होत्रा गवर्नर है, गवर्नर। अभी यहाँ पर मैं बात हो रही है आपके कि डेप्यूटी गवर्नर, उप गवर्नर कौन है? ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर तो पूनम, ठीक है, गुप्ता ये बनी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, पूनम गुप्ता। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पूनम गुप्ता। और अगर आप लोगों से गवर्नर पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि गवर्नर है संजय मल्होत्रा। आप लोगों को बताना है कि ये कौन से नंबर के है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, 24वें नंबर के है, 25वें नंबर के है, या 26वें नंबर के है। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 25वें, 26वें, 24वें। ठीक है,
तो शक्तिकांत दास जो है फ्रेंड्स वो 25वें नंबर के थे, तो ये कितनेवें नंबर के बन गए? 26वें नंबर के बन गए गवर्नर। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना होता है, ठीक है। चलिए आप लोग जो है फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और अगर आप लोगों को चाहिए कि और इसको मैं और ज्यादा जो है डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को कल भी कंटिन्यू करूँ और भी पढ़ाऊँ आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके ऊपर में टेस्ट भी हम लोग जो है फ्रेंड्स करेंगे आप लोगों के। आप लोग बताते जाइएगा कि क्या मैं बीच बीच में इसके जो है रिवीजन क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेता रहूं, तो वो भी आप कमेंट करके बता देंगे मुझे। अप्रैल 2025 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, फुल टाइम मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है कि वो मतलब उसके अंदर में उसके सदस्य रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्णकालीन सदस्य, इसमें लाइफ का मतलब ये नहीं है कि वो मरते दम तक जो है उसके मेंबर रहेंगे। लाइफ का मतलब है लाइफ इंश्योरेंस, जो जीवन बीमा होता है ना, उस वाले कोटे से वो मेंबर बने हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस वाला जो कोटा है उस कोटे से ये अभी फुल टाइम मेंबर बने हैं। ठीक है, तो कौन बने हैं यहाँ पर में? स्वामीनाथन एस अय्यर उनका नाम है, स्वामीनाथन एस अय्यर। ठीक है, तो ये फुल टाइम मेंबर बने हैं, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। स्वामीनाथन एस अय्यर, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के पूर्णकालीन सदस्य एस स्वामीनाथन। ठीक है, स्वामीनाथन एस अय्यर। नाउ केंद्र ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अफ्स्पा कानून जो है ना, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल कानून है। ठीक है, तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है, इससे इससे रिलेटेड जो अफ्स्पा है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों के आ सकते हैं। तो कौन कौन से राज्य है जहां पर में जो है अफ्स्पा को जो है वो बढ़ा दिया गया, 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के। तो ये जो एक कानून है, ठीक है, बड़ा कंट्रोवर्शियल कानून भी माना जाता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस कानून के तहत क्या होता है ना फ्रेंड्स की जो जवान है, ठीक है, जो आर्मी के जवान है उन लोगों को बहुत सारे पावर्स मिल जाते हैं। 1958 के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये कानून जो है लाया गया था। इंडियन आर्मी के जो फोर्सेस है, इंडियन आर्मी फोर्सेस के जो लोग जवान हैं उनको स्पेशल पावर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी के ऊपर में भी शक है, ठीक है, तो वो उसको गोली मार सकते हैं, उनके ऊपर में कोई वो नहीं होगा। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इसको बोला जाता है। कई सारे राज्य इसका विरोध करते हैं कि भाई ये कानून जो है वो नहीं होना चाहिए करके। अब इसके कुछ प्रोज है, कॉन्स है, वो अलग है, एक अलग मुद्दा है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मणिपुर के अंदर में कई सारे जगहों के ऊपर में आसाम के अंदर में और अलग अलग इलाकों के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में कई सारी ऐसे खबरें भी आती थी, पहले आती थी। ठीक है, कि जो आर्म फोर्सेस है, ठीक है, वो क्या करते थे कि मान लो कोई लड़की है, ठीक है, वो अपने हस्बैंड के साथ में जा रही है, तो उसका मतलब रेप कर दिया किसी ने, ठीक है, फिर उसको भी मार दिया और उसके हस्बैंड को भी मार दिया, बोला कि ये विद्रोह कर रहा था, ठीक है, अराजकता फैला रहा था इसलिए मार दिया, ऐसी भी खबरें आई है। ठीक है, इरोम, ठीक है, शर्मिला करके एक व्यक्ति थी जो लंबे समय तक भूख हड़ताल पे बैठी रही, ठीक है, इसको हटाने के लिए। तो अभी हाल ही में जो है फ्रेंड्स 3 राज्य है जहां पर में इसको और बढ़ा दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है यहाँ पर में। ठीक है, और वो राज्य है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, तो मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के अंदर में 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया। इसको बढ़ाते रहती है सरकार, ठीक है, जब तक सरकार को लगता है कि उसको बढ़ाना है करके। तो ये अफ्स्पा जो कानून था, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ये 1958 के अंदर में केंद्र सरकार के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर में पास किया गया था इसको। ठीक है, ये जो आर्म्ड फोर्सेस है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दे देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स वो प्रोवाइड कर देता है ये कानून उनको। लेकिन ये कानून जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर उनको पावर्स नहीं देंगे तो फिर वो कैसे काम करेंगे, लेकिन इसका कई बार दुरुपयोग होता है, इस वजह से इसका विरोध भी होता है। आप लोग आंसर बता देंगे यहाँ पर मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि कहाँ पे अभी इसको बढ़ाया गया है। मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के अंदर में बढ़ाया गया 6 महीने के लिए। नाउ फ्रेंड्स, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा, ठीक है, साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, कौन सा शहर है जो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखा है? ठीक है,
भाई ऊर्जा की साक्षरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुद बताइए, ऊर्जा की साक्षरता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिवीजन क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है, उदयपुर, सूरत, इंदौर, न्यू दिल्ली, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव किसने रखा हुआ है यहाँ पर में? तो ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ था कि इंदौर जो है इसने लक्ष्य रखा है। इंदौर जो है ये कंटिन्यूअसली सबसे साफ शहर भी बना हुआ है, और इंदौर ने ये रखा है क्लाइमेट मिशन, एक मिशन अपने ऊपर में थोपा हुआ है। आपका क्या मिशन है? कितने लोगों का मिशन है कि इस बार जो है टॉप 100 के अंदर में आना है? मिशन रखना पड़ेगा तभी तो उसको अकम्प्लिश कर पाओगे, उसको हासिल कर पाओगे। तो इंदौर ने जो है 100 डेज क्लाइमेट मिशन लॉन्च किया हुआ है, जिसमें वो एनर्जी लिटरेट सिटी बनने की कोशिश करेगा। मतलब हर किसी को एनर्जी के बारे में पता हो कि एनर्जी को बचाना क्यों जरूरी है, ठीक है। अगर हम लोग जो है एनर्जी नहीं बचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको एनर्जी यूज भी करना है तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, इसके बारे में जनता को पता होना चाहिए। तो इंदौर ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि हम एनर्जी लिटरेट सिटी बने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? रिवीजन, मैंने आपसे कहा था रिवीजन कराऊंगा। सावित्रीबाई फुले की जयंती कौन से तारीख को आती है? डेट आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। तो रिवीजन करते रहना आप लोगों ने, जल्दी बताइए रिवीजन। ओके, सावित्रीबाई फुले, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर में भी बनेगा। 3 जनवरी को इनकी जयंती होती है, भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी को होता है, और इनके जयंती को शिक्षक दिवस, महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय जो है फ्रेंड्स वो किसने लिया है? तेलंगाना की सरकार ने लिया है, ठीक है, तेलंगाना सरकार ने। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो महिला शिक्षक दिवस के रूप में, ठीक है, तेलंगाना सरकार इसको मनाएंगी हर साल 3 जनवरी को। नाउ आप लोगों को फिर से आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, सफलता 65 इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग किसी भी कोर्स के ऊपर में टीचिंग परीक्षा के, ताकि आप लोग प्रीमियम कंटेंट के साथ में आगे बढ़ सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन सा था? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कौन से राज्य के अंदर में हुआ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर में हुआ, ये बन सकता है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताया था, 39वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहां पर में आयोजित किए जाएंगे, ये आप लोगों को थोड़े दिन पहले मैंने बताया अभी आपको, ठीक है, ठीक है। तो 38 नंबर के जो है फ्रेंड्स ये तो आप लोगों का हो गया 38 नंबर का कि भाई ये आपका कहां पर में मनाया गया? उत्तराखंड के अंदर में, ये आपका आंसर बन गया डायरेक्टली, ठीक है। 39वें नंबर के कहां पर में मनाए जाने वाले हैं? मेघालय के अंदर में मनाया जाने वाला है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है, मेघालय के अंदर में, ठीक है। 39वें नंबर का, 39th नंबर का जो है मेघालय, मेघालय, ठीक है, मेघालय में मनाया जाएगा 2027 के अंदर में, ठीक है। तो उत्तराखंड ने मनाया था, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका था, ठीक है, मोनाल, मौली, गजवीरन, क्या था? तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन रहा है यहाँ पर में, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो मौली जो है फ्रेंड इस बार की थीम थी इसकी, और मौली क्यों रखा गया था? आपको पता है ना कि उत्तराखंड की जो राष्ट्रीय जो राजकीय पक्षी है हिमालय मोनाल, उसका नाम है हिमालय मोनाल। तो मोनाल के नाम पर मौली नाम रखा गया था, मोनाल पक्षी के नाम पर रखा गया था मौली। तो मौली एक्चुअली शुभंकर था उसका, ठीक है। तो ये जो शुभंकर था इसका नाम क्या रखा गया था? मौली, ठीक है। मोनाल पक्षी से इंस्पायर्ड है वो, ये इसका मतलब है, ठीक है, इंस्पायर्ड। तो मौली उसका नाम था, ये याद रखना था आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। ये देख सकते हो आप लोग 38वें नंबर के राष्ट्रीय खेल, आप लोगों को बताना 39वें नंबर के राष्ट्रीय खेल कहां पर में आयोजित होने वाले, जल्दी से हर एक बच्चा कमेंट कर देगा। अभी मैंने बताया, अगर आप लोग जो है फ्रेंड्स सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर, तो जो मैं बता रहा हूँ उन सारी चीजों को आप लोग जो है सीरियसली लीजिए, कमेंट करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। और रिवीजन उतना ज्यादा आप लोगों का होता रहना चाहिए, ठीक है। तो रिवीजन करते हुए बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है, कहां पर में होने वाले 39वें नंबर के? देखिए 23वें नंबर की राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? मौली मैंने अभी आपको बताया कि 38वें नंबर की, ठीक है, जो नेशनल गेम्स थे, राष्ट्रीय खेल जो थे, जो कि उत्तराखंड के अंदर में आयोजित हुआ, ठीक है, उसका शुभंकर था मौली, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो क्या था राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का? वो था गजवीरन। कहां पर में हुए थे 23वें नंबर के राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के खेल, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत के अंदर में आयोजित हुए थे फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, चेन्नई के अंदर में, ठीक है। तो चेन्नई के अंदर में आयोजित हुए थे गजवीरन, ये था उसका, ये देख रहे हो आप लोग, चेन्नई के अंदर में आयोजित हुए थे, ये उसका गजवीरन इसका शुभंकर था। तो मौली था, ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का, और 23वें नंबर के राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के जो था वो था गजवीरन। ये साल भर ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले आप लोगों के, ठीक है। चेन्नई के अंदर में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ओके।
देखिए आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो नेशनल गेम्स हुए अभी हाल ही में, उसके अंदर में दो खेल जो है उनको जोड़ा गया है। ठीक है, दो खेल जो है उनको जोड़ा गया है इंडिया के जो एंशियंट स्पोर्ट्स है आप लोगों के। ठीक है, एक है योगा को भी जोड़ा गया इसके अंदर में, और मलखम को, मलखम मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है मलखम। ठीक है, तो योगा और मलखम इसको जोड़ा गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर में आयोजित हुए? 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे। पहली बात तो बताओ कहां पर में हुए, वो लिखो आप लोग। देखो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या क्या लिखना है ताकि आप लोगों को याद हो। 38वें राष्ट्रीय खेल कहां हुए वो लिखो। कौन से दो खेलों को जोड़ा गया है, जल्दी जल्दी से लिखो। ठीक है, चाहे आप देखकर लिखो लेकिन लिखो ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, 3500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे। तो मलखम और योग को जोड़ा गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ये टीआरई के अंदर में भी आया था क्वेश्चन। ठीक है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं? जल्दी बताएंगे आप सभी। टीआरई के अंदर में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था, ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि जिसके अंदर में कितने डॉट्स होते हैं ये भी बता देंगे आप लोग मुझे। ठीक है, तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। लुई ब्रेल जो है, ठीक है, उनकी जयंती के अवसर पर 6 डॉट्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जिसमें से आप लोगों की 3 रोज होती है आर, ठीक है, और 2 कॉलम्स होते हैं C1 C2, R1 R2 R3, 3 रोज और 2 कॉलम। इसी के ऊपर में पूरा का पूरा जो है स्क्रिप्ट बन गई है। ठीक है, उसकी तो 4 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। लुई ब्रेल जो है, जो लुई जिन्होंने ब्रेल लिपि की स्थापना की थी, ठीक है, उसके आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्मदिन के अवसर पर। ठीक है, तो 1 जनवरी जो है फ्रेंड्स ये डीआरडीओ की स्थापना का दिवस है। ठीक है, उसका मोटो क्या है? मोटो, ठीक है, बालस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, बालस्य मूलम विज्ञानम। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। जल्दी बताइए कौन सा राज्य है, ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसने इसको राष्ट्रीय राजकीय महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? जल्दी बताएंगे आप लोग। 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 5 जनवरी को मनाया जाता है, पूरा पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, 9 जनवरी को कौन सा वाला नंबर का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया? कौन से नंबर का राष्ट्रीय प्रवासी दिवस था ये आप लोग बताएंगे, चाहे यहां से देखकर बताओ, बट बताओ कि कौन से नंबर का प्रवासी दिवस मनाया गया। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? और आप लोग मुझे कमेंट के अंदर में बताओगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल हिंदी डे। देखो वर्ल्ड हिंदी डे आप लोगों ने यहां से देख के बता दिया 10 जनवरी को। ठीक है, और आप लोगों का जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप लोग बताओगे मुझे, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो देखते कितने लोग यहाँ पर मैं आंसर कर पाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस वाला ये वर्ल्ड वाला है। देखिए, इसके अलावा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका, ठीक है, दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। ठीक है, ये याद रखना था आप लोगों ने। एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ब्राइट फ्यूचर, गर्ल्स को एम्पावर करो अच्छे फ्यूचर के लिए। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर में, कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर में, या जो लड़के हैं उनकी उनकी बेटियां हैं, या उनके भाई की बहन की किसी की बेटियां है। तो अगर गर्ल चाइल्ड को आप नहीं करोगे ना प्रमोट, ठीक है, तो आप समझिए कि आप अपने पूरे परिवार को पीछे रख रहे हो, क्योंकि ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह जो है पूरे परिवार को, पूरे जो है ना समाज को आगे लेके जा सकती है। पहले परिवार को फिर समाज को आगे लेके जा सकती है। ठीक है, गर्ल चाइल्ड, अगर आपने इसको एम्पावर किया फ्यूचर के अंदर में, आप लोग देखोगे कि हमारा पूरा समाज जो है वो ऊपर की तरफ में, अच्छे की तरफ में उठ रहा है। ठीक है, तो गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को, ओके, और 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? अब ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि हाल ही में जिस भी व्यक्ति का भी आप नाम बताने वाले हो, उन्होंने कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे आप लोग, इसके साथ में लिखना है आप लोगों ने नाम। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ओके, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उनके साथ में उनकी जो गरम गरम लड़ाई हुई थी उन लोगों की, उसमें भी बड़ा नाम आया था उनका। तो उपराष्ट्रपति बने हैं जेडी वेंस, ये उपराष्ट्रपति बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और 47 नंबर के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, भसड़ मचा रखी है पूरी दुनिया के अंदर में तुम्हारे चचा ने। हाँ, तो भाई साहब कुछ अकल उकल है कि नहीं तुमको, मतलब क्या किया तो पता है ना भाई, कितना पैसा जो है लोगों का डूब गया, पूरी दुनिया भर के अंदर में भसड़ मचा के रखा है इस इंसान ने। ठीक है, और कोई शर्म लाज हया कुछ है नहीं इसके अंदर में।
बस अपना अपना देखने का, बाकी दुनिया गई जो है तेल लेने के लिए। और तुम्हारे अमेरिका के अंदर में भी प्रॉब्लम हो रही, उसका क्या? तो चाचा थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब ऐसे भी मत करो कि इतना टैरिफ टैक्स और पूरा टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया पूरी दुनिया भर के अंदर में, जिद के अंदर में आके। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। बताइए जल्दी जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से मैं आपको रिविजन्स के थ्रू याद करवाता रहूं, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरीके के सेशंस और लेकर आ पाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करना है आप लोगों ने। हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, देखिए सीआरपीएफ की बात हो रही है यहाँ पर में, और ये बहुत ही मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन बने? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से सीआरपीएफ के कौन बने हैं, ठीक है, तो सीआरपीएफ के बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तुहिन कांता पांडे जो है ये सेबी के नए चेयरमैन बने हैं। सेबी के चेयरमैन, सेबी। ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, सेबी चेयरमैन। ठीक है, सेबी के चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, तुहिन कांता पांडे। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, वी नारायण जो है वो क्या है? इसरो के अध्यक्ष है, इसरो, इसरो अध्यक्ष। ओके, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने, इसरो के अध्यक्ष। ओके, चलिए। इसके अलावा आलोक रंजन जो है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, नेशनल क्रिमिनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, उसके अध्यक्ष, उसके जो है प्रमुख बने हैं। तो आलोक रंजन, ठीक है, आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जो है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बने हैं। न्यू जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओथ एज द न्यू जस्टिस। देखो, चीफ जस्टिस नहीं बोला है, जस्टिस बोला है केवल। ठीक है, उन्होंने शपथ ली है हाल ही में। ठीक है, न्यू जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ली है। चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस। अच्छा, उसके पहले वो कौन से हाई कोर्ट के जज थे ये भी आप बता देंगे मुझे। ठीक है, तो जस्टिस के विनोद चंद्रन, ठीक है, ये अभी जो है जस्टिस बने हैं। ठीक है, कहाँ के जस्टिस बने हैं ये अभी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, जज बने हैं। ठीक है, के विनोद चंद्रन। 51वें नंबर के हमारे अभी भारत के चीफ जस्टिस कौन है? तो ये है संजीव खन्ना, 51st नंबर के। ठीक है, सीजीआई। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और इसके अलावा अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि जस्टिस नथानी, ये इनका कहाँ पर में था उल्लेख, तो ये उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। ओके, और ए एम खानविलकर, ये हमारे भारत के क्या है? सेकंड नंबर के लोकपाल है, लोकपाल। अभी हमारे भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो अजय माणिकराव खानविलकर, ए एम खानविलकर लोकपाल है, भारत के लोकपाल। ठीक है, अगर आपको कोई भी सरकारी चीज से कंप्लेंट करनी है, ठीक है, तो इनको कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, लोकपाल की बात निकली है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का। लोकपाल, भारत में पहली बार लोकपाल की स्थापना का दिवस कब मनाया गया? बताइए जल्दी से। लोकपाल की स्थापना का दिवस तो 16 जनवरी जो है फ्रेंड्स, इस दिन मनाया गया। ये याद रखना है आप लोगों ने, लोकपाल स्थापना दिवस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोकपाल स्थापना दिवस। अभी हमारे भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है ये बताएंगे आप लोग जल्दी से। अभी जस्ट बताया मैंने आपको, थोड़ा तो कोशिश करो कम से कम। ठीक है, 15 तारीख को क्या आता है? आर्मी डे आता है, आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे आता है 15 तारीख को। 24 तारीख को कौन सा दिन आता है? जल्दी बताओ गर्ल्स। ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे, बॉयज भी बता सकते हैं। 14 जनवरी को कौन सा मनाते हैं हम लोग? 14 जनवरी को फाउंडेशन डे मनाते हैं। और एक इस बार इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 150वीं जयंती है। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है उसकी जयंती है, जिसको इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल, मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, मौसम विभाग है, सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय मौसम विभाग, मौसम विभाग। ठीक है, जो भारतीय मौसम विभाग है, ठीक है, उसके 150वीं जयंती है, 150वां साल गिरा उसकी, 14 जनवरी को मनाई गई। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। तो लोकपाल की स्थापना का दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। और भारत के अभी फिलहाल के अंदर में लोकपाल कौन है?
ठीक है, तो अजय माणिकराव खानविलकर, AM खानविलकर। कितने बच्चों ने आंसर किया है? ठीक है, हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से। अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से रिवीजन के साथ में आप लोगों को पढ़ाता रहूं, तो हर एक बच्चा अपना अपना रिस्पॉन्स देता रहेगा, ठीक है, और शेयर जरूर करता रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पर में लोकपाल का अर्थ होता है जनता का रक्षक, ठीक है। पहले लोकपाल जो थे वो थे PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष, ठीक है, PC घोष, ठीक है। उनके बाद में जो है सेकंड नंबर के, अभी सेकंड और प्रेजेंट करंट, ठीक है, करंट में है अजय माणिकराव खानविलकर, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला देश जिसने जो है फ्रेंड्स ये लोकपाल, जिसको ऑम्बर्ड्समैन बोला जाता है वहां पर में, ठीक है, उसको अपनाया था, वो था स्वीडन नाम का देश। कि भाई अगर सरकार के खिलाफ किसी को भी कंप्लेंट करनी है, सरकार में किसी के भी खिलाफ, तो ओम्बर्ड्समैन या उस जैसे हम लोग बोलते हैं उनको करवा किया जा सकता है, ठीक है। LM सिंघवी जो थे, उन्होंने पहली बार ये लोकपाल शब्द का इस्तेमाल किया था ओम्बर्ड्समैन की जगह पे, बोला कि ओम्बर्ड्समैन इंग्लिश का शब्द है, उसके लिए हम लोकपाल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो राज्य था जिसने लोकायुक्त, जैसे केंद्र में लोकपाल होता है, वैसे ही राज्य में लोकायुक्त होता है, लोक आयुक्त। तो महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त नियुक्त किया था, महाराष्ट्र, ठीक है, पहला राज्य जिसने लोकायुक्त नियुक्त किया था, कि राज्य सरकार में अगर किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो आप लोकायुक्त के पास में जा सकते हो, ठीक है। और लोकपाल होता है केंद्र सरकार में अगर किसी के भी खिलाफ कंप्लेंट करनी है तो लोकपाल के पास में जा सकते हो, इसका ये मतलब होता है। ओके, तो लोकपाल बिल जो है फ्रेंड्स 16/1/2014 जो है उस दिन ये लागू हुआ था, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। आपको पता है इसी के लिए अन्ना हजारे ने आंदोलन भी किया था। अन्ना आंदोलन के बारे में कितने लोगों को पता है? अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2011-12 के अंदर में। तो उसके बाद में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बना था 2013 में, जिसको लागू किया गया था 16/1/2014 को, ठीक है। उस समय में प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है, 16/1/2014 को। फिर बाद में चुनाव हुए, फिर उनकी सरकार चेंज हो गई, वो बात अलग है, लेकिन उस समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहां पर में शुरू किया गया? इसका आंसर करिए। मैं आपको बता दूं, ये वही राज्य है जहां जो पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना था, ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है, जैविक राज्य, ठीक है, ये बना था वो। ये राज्य जो है इसकी, ओके, खास बात ये है कि इसको थंब स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इस राज्य की खास बात ये भी है कि एक समय ये राज्य भारत का जो है हिस्सा नहीं था, अलग एक देश हुआ करता था। तो आप बताइए कि कौन से वाले राज्य के बारे में बात करें। मैंने बहुत सारी हिंट दी है आपको, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट के अंदर में बताएंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देगा। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता रहूं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, और कल की क्लास के अंदर में आज जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं क्वेश्चंस अप्रैल वाले, उसके रिवीजन या उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है उसके ऊपर में भी रिवीजन ले लूं, ठीक है, उसकी टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दूं, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सभी के सभी लोग। टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन आपके पास में होना ही चाहिए, ठीक है। तो टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं टीचिंग परीक्षा के साथ में, ठीक है, सफलता 65 इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। सफलता 65 कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल कर लीजिए आप लोग आज रात 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, आपको मिल जाएगा कम से कम दाम के अंदर में टीचिंग परीक्षा का कोर्स। और नीचे में लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके भी आप जा सकते हो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन, या नीचे में जो नंबर चल रहा है आपका, ठीक है, 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, आपको टीम हेल्प कर देगी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। आप लोग कमेंट के अंदर में जो है कुछ क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आप लोग करेंगे, ठीक है, ये मैंने बताया था, ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। हिमाद्री, चलो आप लोग कमेंट में यही से देखकर बताओ, हिमाद्री जो है, ठीक है, एनसीओपीआर जो है उसने कहां पर में इसको बनाया है, ठीक है, कहां पर में इसको लगाया है ये एक संस्थान, वो आप बताएंगे। हिमांश नाम से जो संस्थान है वो कहां पर में एक शोध संस्थान है, साइंटिफिक एक लैब टाइप की है, कहां पर में बनाया है। सागर कन्या कहां पर में बनाया गया है। मैत्री और भारती, ठीक है, ये कहां पर में बनाया गया है, ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, तो ताकि मुझे समझ सके कि आप लोग जो है सही से पढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, कमेंट के अंदर में कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। 2027 के अंदर में 39वें नंबर के राष्ट्रीय जो खेल है नेशनल गेम्स वो कहाँ होने वाले हैं ये बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बताएंगे मुझे कि सावित्रीबाई फुले की जयंती कौन से तारीख को मनाई जाती है। एनर्जी लिटरेसी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा शहर है जो एनर्जी लिटरेसी, ऊर्जा साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। और साथ ही साथ बताइए कि एक है एन चंद्रशेखरन, जिसको हाल ही में IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है, एडवाइजरी काउंसिल
ठीक है, उसमें शामिल किया गया है IMF मैनेजिंग डायरेक्टर की एडवाइजरी काउंसिल के अंदर में। तो आप बताइए मुझे कि एन चंद्रशेखरन कौन से भारत के कौन से उद्योग के चेयरमैन है। ठीक है, ये बताना है आप लोगों ने। त्रिपिटक कौन से धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। त्रिपिटक में 3 पिटक होते हैं। ठीक है, एक एक होता है आपका सुत्त पिटक, एक होता है विनय पिटक और एक होता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक के अंदर में गौतम बुद्ध के जो है वो उपदेश दिए गए हैं। विनय पिटक के अंदर में जो बौद्ध संघ है उनके नियम वगैरह दिए गए हैं विनय पिटक के अंदर में। बौद्ध धर्म में संघ में रहने के दौरान कौन से नियम पालन करने हैं, संघ में एंट्री के क्या क्या नियम है, वो सारे विनय पिटक के अंदर में दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक के अंदर में बुद्ध धर्म की, ठीक है, फिलोसफी बताई गई है, उसका दर्शन शास्त्र एक्सप्लेन किया गया है अभिधम्म पिटक में। तो ये त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, त्रिपिटक। ठीक है, जी अथर्व जी वो उससे पहले ही आ जाएंगी, डोंट वरी, आपकी जो आपको टाइम दिखा रहा है ना उससे पहले। तो जो लोग भी बुक के बारे में बात करें, बुक आप लोगों को मिल जाएगी, और जो लोग लेना चाहते हैं उसकी लिंक आप लोगों को नीचे में मिल जाएंगी। okay, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स में आंसर कर दीजिएगा, जैसे ही सेशन बंद होगा उसके बाद में कमेंट में आंसर कर देना आप लोगों ने। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।